तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट लोग एसएसटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। तो अब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एक कहानी समझो, और एक सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रिवॉल्यूशन होता क्यों है और रिवॉल्यूशन होता है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात समझना कि 1774 में फ्रांस में एक राजा बना था लुइस 16। 1774 में फ्रांस में एक राजा बना था लुइस 16। अब जब ये राजा बना था ना, तो इसके खजाने में बहुत ज्यादा पैसा बचा नहीं था। जब ये राजा बना था तो इसके खजाने में बहुत ज्यादा पैसा बचा नहीं था। इसका रीजन ये था कि लुइस 16 से पहले जो लुइस 14 और लुइस 15 थे, ध्यान से समझना, लुइस 16 से पहले जो लुइस 14 और लुइस 15 थे, उन्होंने अपने टेन्योर में काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ेंगे तो आपका इकोनॉमी तो खराब होगा ही, और इनका एक बहुत बड़ा एनिमी था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से इन लोगों की काफी लंबी लड़ाई हुई थी। इस वजह से बहुत ज्यादा खजाना खाली हो चुका था जब लुइस 16 1774 में राजा बनता है। और लुइस 16 जब राजा बना था तो ये सिर्फ 20 इयर्स का था, ये सिर्फ 20 इयर्स का था। और लुइस 16 की शादी हुई थी मैरी एंटोनेट करके एक प्रिंसेस थी ऑस्ट्रिया की, उससे शादी हुई थी। अब दिक्कत यह था कि जब लुइस 16 राजा बना तो इसके खजाने में पैसा है नहीं, और इसको चलाना है बहुत बड़ा साम्राज्य, फ्रांस जैसा साम्राज्य चलाना है। तो अब इसके साथ दिक्कत यह था कि ये भी कोई कम बेवकूफ नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये राजा कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज्यादा काम कर पा रहा है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, कैपेबल है, वैसा कोई बात नहीं था। लुइस 16 भी काफी ज्यादा खर्च करता था, इसको लग्जरियस लाइफस्टाइल पसंद था। अब एक टाइम जब आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है तो आपको अपना खर्च भी कम करना पड़ेगा, लेकिन लुइस 16 वो नहीं करके सेम टाइम पे अपने खर्चे को भी बढ़ा रहा था। लुइस 16 सेम टाइम पे अपने खर्चे को भी बढ़ा रहा था, क्योंकि इसने अपने लिए एक अलग से पैलेस बनाया था, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, जो कि फ्रांस में है और बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। जिस टाइम पे आपको अपने देश के ऊपर खर्च करना है, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सुधारनी है, उस टाइम पे ये राजा क्या कर रहा था कि पैलेस ऑफ वर्साइल्स बना करके उस पर खर्च कर रहा था। दूसरा चीज ये कि इसने बाकी सारे चीजों पर भी काफी ज्यादा खर्चे किए और उसको रोका नहीं। और इसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, उसने भी कभी भी इसको एक इंटेलिजेंट गाइडेंस नहीं दिया। उसने भी कभी इसको एक इंटेलिजेंट गाइडेंस नहीं दिया। उसने सिर्फ इसका साथ दिया बाकी गलत कामों में, कि तुम बहुत ज्यादा खर्च करो, कोई बात नहीं है। उसको अपने ब्यूटी पे बहुत ज्यादा गुमान था, वो खुद पे बहुत ज्यादा खर्च करती थी। लुइस 16 ने एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करके रखी थी। लुइस 16 ने एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करके रखी थी। अब आर्मी मेंटेन करेंगे तो उसका खर्च अलग है। और सबसे ज्यादा खर्च तब हो गया जब लुइस 16 ने अपने टेन्योर में 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी दिलाने के लिए स्पॉन्सर किया। लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से, जो कि इनके कॉमन एनिमी है, उनसे आजादी दिलाने के लिए स्पॉन्सर कर दिया। तो अब इस लड़ाई में भी लुइस 16 का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया। हालत ये हो गया कि इस लुइस 16 को, या फिर कहो कि फ्रेंच गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ गया। हालत ये आ गया कि फ्रेंच गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ गया। अब लोन जब ये लोग ले लिए तो समझ लो कि हालत बहुत खराब है। तो जो लोग इनको लोन दिए थे, जो कि क्रेडिटर थे, वो लोग काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगे। काफी हाई इंटरेस्ट रेट ये लोग चार्ज करने लगे। काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने के कारण क्या हुआ कि अब लुइस 16 काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पे आ गया। अब लुइस 16 काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पे आ गया।
सबसे पहली बात कि जब आप राजा बने उसी समय से आपकी इकोनॉमी खराब थी, क्योंकि आपसे पहले जो राजा थे उन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो आपके पास उतना पैसा है नहीं। फिर आप जब राजा बने तो आपने अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं किया, आपने उस पर भी काफी ज्यादा खर्च किया। आपने आर्मी मेंटेन किया, बहुत बड़ा आर्मी मेंटेन किया। उसके बाद आपने ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटेन, जो कि आपका कॉमन एनिमी है, उसमें स्पॉन्सरशिप कर दिया। तो अब दिक्कत ये था ना कि ये लोग लोन में दब गए, फाइनेंशियल बर्डन हो गया इनके ऊपर। अब इनको चाहिए कि भाई कि मेरे पास पैसा है, ठीक है, तो पैसा गवर्नमेंट कैसे लाती है? गवर्नमेंट के पास तो पैसा का एक ही सोर्स है कि वो टैक्स ले, ठीक है ना। सिटीजन्स पे आप टैक्स लगाओगे तब आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट लोन लेती है, तो लोन ये लोग पहले से ले चुके हैं, ठीक है ना। तो अब इसको लोन भी कैसे मिले, क्योंकि जो लोन मिल रहा है उस पर काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो अब दिक्कत है कि टैक्स लगाना है। लेकिन वहां पे फ्रांस का अब हम लोग को सोशल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ये टैक्स लगाने के बाद भी उतना अच्छा बात क्यों नहीं बना। देखो, जिस समय लुईस 16 का राज था और उससे पहले भी फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। वहां पे फर्स्ट स्टेट के लोग थे, सेकंड स्टेट के लोग थे और थर्ड स्टेट के लोग थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। दिक्कत ये था ना कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता था, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको सिर्फ टैक्स देना पड़ता था। तो कोई भी सिटीजन इस बात को बहुत दिन तक तो पचा नहीं पाएगी कि फर्स्ट स्टेट को बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, सेकंड स्टेट को भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, जो थर्ड स्टेट है उनको सिर्फ टैक्स देना पड़ रहा है। अच्छा, तो अब ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में आते कौन लोग थे? फर्स्ट स्टेट में आते थे आपके क्लर्जी, इसमें आते थे नोबल्स, और इसमें आते थे कॉमन पीपल। इसमें आते थे कॉमन पीपल। क्लर्जी वो लोग थे जो कि चर्च में एज अ बिशप, एज अ फादर वो लोग रहा करते थे, एज अ प्रीस्ट रहा करते थे चर्च में। नोबल्स वो लोग थे जो कि कह लो कि पैलेस में बहुत हाई पोजीशन पे थे, राजा के काफी वफादार लोग जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स भी थे अपने टाइम के, और मे बी उनके कोई बड़े ब्यूरोक्रेट हो गए या उनके कोई बड़े मिनिस्टर हो गए। और कॉमन पीपल में तो वो सारे लोग जो इन दो सेक्शन में नहीं आ रहे। अब कॉमन पीपल का आबादी 90%, ठीक है, और इनके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, और उनके बाद भी उनको टैक्स नहीं देना है, ठीक है ना। तो अब अगर कहीं पर भी ऐसा सिस्टम होगा तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को जिनको टैक्स देना पड़ रहा है उनको गुस्सा तो आएगा, क्योंकि इनके टैक्स के पैसे से राजा अपने ऊपर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे तो खर्च कर रहा है, अपने एनिमी से लड़ाई कर रहा है, लेकिन इनके टैक्स के पैसे से इनका ही डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इनके टैक्स के पैसे से इनका ही डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये बात इनको बहुत दिन तक तो अच्छा लगेगा नहीं। तो जब राजा के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया, तो राजा ने डिसाइड किया कि अब टैक्सेस बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और इसमें क्लियर कर लो, ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इनको एक टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता था, यानी कि फ्रेंच गवर्नमेंट को, किंग को देना पड़ता था। इनके ऊपर एक और टैक्स लगता था जो कि चर्च चार्ज करती थी, चर्च भी इनसे टैक्स लिया करती थी। तो एक ही आदमी दो जगह टैक्स देगा तो ये चीज तो उनको पचेगा नहीं। और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं वो बहुत अच्छे से रहते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो अब दिक्कत ये हो गया ना कि थर्ड स्टेट वालों के अंदर एक रिबेल का भावना आ गया, वो लोग इस चीज को पचा नहीं पा रहे थे। अब उसी वक्त फाइनेंशियल बर्डन पे किंग भी है, किंग को भाई टैक्स तो चाहिए क्योंकि खजाना खाली हो चुका है। तो इसने ये डिसाइड किया कि अब न्यू टैक्सेस इंपोज करने पड़ेंगे, टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त के, उस दौर के रूल्स के हिसाब से लुईस 16 भी अपने मन से टैक्स नहीं लगा सकता था। लुईस 16 भी भले वो एक मोनार्क था, एक राजा था, लेकिन अपने मन से टैक्स नहीं लगा सकता था। तो अपने मन से वो टैक्स कब लगाएगा? सॉरी, अपने मन से टैक्स नहीं लगा सकता था, उसका एक प्रोसीजर था। और वो प्रोसीजर ये था, एक मिनट, वो प्रोसीजर ये था कि उसको स्टेट जनरल का मीटिंग करना पड़ेगा या स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, स्टेट जनरल का
स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाना पड़ेगा। तो स्टेट जनरल के मीटिंग में फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जो कि फर्स्ट क्लास के पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि कैलर्जी और ये सब के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उनमें से 300 लोग आए। जो फर्स्ट स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें से 300 लोग आए। जो सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे भी 300 लोग आए और जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें से 600 लोग आए। तो फर्स्ट स्टेट के 300, सेकंड स्टेट के 300 और थर्ड स्टेट के 600। अब बात यह था कि राजा को अगर टैक्स इंपोज करना है तो वोटिंग कराना पड़ेगा, और अगर मेजॉरिटी बोलेगी कि हाँ ठीक है न्यू टैक्सेस को इंपोज कर दिया जाना चाहिए तो फिर टैक्सेस इंपोज हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह था कि जहां ये मीटिंग हो रही थी तो वहां तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट आमने सामने बैठ गए और थर्ड स्टेट वाले इनके पीछे खड़े थे, क्योंकि इनको सोसाइटी में वो प्रेस्टीज तो मिलता नहीं था जितना कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिलता था। तो अब राजा ने बताया कि भाई न्यू टैक्सेस को इंपोज करना है और इसीलिए इस मीटिंग को बुलाया गया है, तो आप लोग वोट करो। वोटिंग में ये जो 300 लोग हैं ना, चूंकि इनको तो टैक्स देना नहीं है, तो जब भी अगर पूछा जाएगा टैक्सेस को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है तो ये तो बोलेंगे कि बढ़ाना है। और दूसरी बात कि टैक्सेस का जो पैसा आता था वो पूरी तरह से किंग अपने ऊपर तो खर्च करते ही थे, साथ ही साथ इनके ऊपर भी कुछ हो जाता था, ठीक है ना, कुछ ना कुछ शेयर इनके ऊपर भी हो जाता था, ठीक है। तो ये बोल दिए कि हाँ ठीक है टैक्स बढ़ाओ, लेकिन इन 300 में से सिर्फ एक वोट काउंट हुआ। यहां पे प्रॉब्लम था। ये फर्स्ट स्टेट वाले बोले कि टैक्सेस इंक्रीज करो, लेकिन इनमें से सिर्फ एक वोट काउंट हुआ। सेकेंड स्टेट वाले बोले कि टैक्सेस इंक्रीज करो और इनका भी एक वोट काउंट हुआ। और ये जो 600 थे ना, ये लोग बोले कि टैक्सेस इंक्रीज मत करो, इनका भी एक वोट काउंट हुआ। मतलब कि जो वोटिंग सिस्टम था ना वो इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं हो रहा था, वो एक स्टेट का एक वोट, दूसरे स्टेट का एक वोट और तीसरे स्टेट का एक वोट था। अब दिक्कत ये हुआ कि दो लोग बोल दिए कि टैक्सेस को बढ़ा दो और एक बोला टैक्सेस को मत बढ़ाओ। दो लोग बोले कि टैक्सेस को बढ़ा दो और एक बोला कि टैक्सेस को मत बढ़ाओ, लेकिन बोलने वाले दो हो गए और नहीं मना करने वाले एक हो गए। बोलने वाले दो हो गए और मना करने वाले एक हो गए। दिक्कत ये हुआ इसमें कि जो लोग टैक्सेस को सपोर्ट कर रहे थे उनका मेजॉरिटी आ गया, लेकिन अब ये वोटिंग का सिस्टम ही गलत था। थर्ड स्टेट का डिमांड था कि आप इंडिविजुअल के बेसिस पे वोटिंग कराइए। थर्ड स्टेट का डिमांड था कि आप इंडिविजुअल के बेसिस पे वोट कराइए। ये तो वोटिंग का सिस्टम ही गलत हो गया। दो लोग बोल रहे हैं टैक्सेस बढ़ाओ, एक बोल रहा है टैक्स मत बढ़ाओ, लेकिन ये दो स्टेट हो गया ना। तो इनका डिमांड ये था कि आप इन 300 के वोट्स को 300 काउंट करिए, इन 300 को 300 वोट्स काउंट करिए, तो ये तो समेशन 600 हो गया, और थर्ड स्टेट को भी 600 काउंट करिए। अब इससे क्या होता ना कि ये इक्वल हो जाता और किंग टैक्सेस को नहीं बढ़ा पाता, लेकिन किंग इस बात को मानने से मना कर दिया, राजा इस बात को मानने से मना कर दिया और उसने टैक्स सिस्टम को इंपोज कर दिया, न्यू टैक्सेस इंपोज कर दिया। अब ये जो थर्ड स्टेट वाले थे ये काफी ज्यादा गुस्सा में आ गए, ये जो थर्ड स्टेट वाले थे ये काफी ज्यादा गुस्सा में आ गए। एक सेकंड। तो थर्ड स्टेट वाले जब काफी गुस्सा में आ गए तो इन्होंने मीटिंग को छोड़ दिया और मीटिंग से ये लोग निकल गए, क्योंकि इनको वो रिस्पेक्ट तो मिल नहीं रहा था। और इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम लोग एक नेशनल असेंबली बनाएंगे और किंग के पावर को लिमिट करने का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर किंग इसी तरह से बिहेव करते रहेगा तो फिर बात बनेगी नहीं। किंग अगर इसी तरह से बिहेव करते रहेगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी ना वो 90% थी। थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो 90% थी, और जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट की पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्सीमेटली 10% कुछ प्लस हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इनके पास 60% लैंड्स थे, इनके पास फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के पास, और उनके पास समझ लो कि उनके पास तो रिसोर्सेस बच ही नहीं रहा है। तो ये जो इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस था ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन था
फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट और बाकी के अपर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। तो थर्ड स्टेट वालों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग एक नेशनल असेंबली बनाएंगे और वहां पे वी विल फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि किंग के पावर को लिमिट किया जाएगा, क्योंकि ये जो किंग है, ये जो लुइस 16 है ना, ये तो एक डिक्टेटर है, ये तो एक एब्सोल्यूट मोनार्क है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोनार्क नहीं पता होता है। मोनार्क एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें तुम्हारा राजा बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम राजा के बेटे हो या नहीं। जो भी राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर जो राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर जो राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्ट करते हैं, वहां के सिटीजन इलेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। लुइस 14, फिर 15, फिर 16, ठीक है। भले इसमें कैपेबिलिटी है या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन राजा तो भैया यही बनेगा और इसके बाद इसके बेटे बनेंगे। तो फिर धीरे धीरे पब्लिक को ये बात समझ में आ रहा था कि ये सिस्टम गलत है एंड दिस सिस्टम शुड बी चेंज, ठीक है ना। कि अगर आप मेरिट है कि नहीं मेरिट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपका किंग बनना डिसाइडेड है बिकॉज यू आर अ सन ऑफ अ किंग। लेकिन ऐसे बात चलेगा नहीं। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि नाउ वी विल फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे पहले इन लोगों ने नेशनल असेंबली फॉर्म किया और यहां से इन्होंने ये डिसाइड किया कि वी विल फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। दिक्कत ये हो रही थी, एक सेकेंड, सॉरी, दिक्कत ये हो रही थी कि इनका मकसद ये था कि ये लोग जो कि एक मोनार्क है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में बदल देंगे। मोनार्क में और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में फर्क ये होता है, कि जो मोनार्क होता है ना वो तो जो चाहे वो करे, उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एक राजा वही कर सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको परमिट करे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एक राजा वही कर सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको परमिट करे। तो इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की का सिस्टम है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर दे। तो इसके बाद इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि वोटिंग राइट्स सिटीजन्स को मिलेगा। और लेकिन इसमें दिक्कत यह था कि सिर्फ मेन को ही वोटिंग राइट्स मिल रहा था, वेमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहा था। सिर्फ मेन को वोटिंग राइट्स मिल रहा था, वेमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहा था। अब जिस मेन को वोटिंग राइट्स मिल भी रहा था ना, उसमें दिक्कत यह थी कि अ मैन हु इज पेइंग अ टैक्स इक्वल टू द 3 days वेज ऑफ अ लेबर इज एलिजिबल टू वोट। ये प्रॉब्लम था। मतलब कि वही आदमी वोटिंग कर सकता है जो कि इतना टैक्स पे करता हो जितना कि एक दिन के लेबर का वेज हो उसका 3 times। एक दिन का लेबर का वेज अगर x है तो इसको 3x कर लो, तो ये 3 days लेबर का वेज हो गया। और अगर एक मैन इतना टैक्स पे कर पा रहा है तभी उसको वोटिंग का राइट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि अभी टाइम हो गया है दूसरे क्लास का, तो आज के लिए थैंक यू।